बूढ़े ससुर पर अत्याचार। इस बुढ़े ने तो जीना दुश्वार कर रखा है। मुफ्त की रोटी खाता है और मुझे ही उल्टा जवाब दे रहा है। इसकी इतनी हिम्मत। आज सुबह सुबह रीना अपने ससुर को गुस्से में खूब सुना रही थी। हरिशंकर जी की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। रीना दांत पीसते हुए बोली, ए बुड्ढे, चुपचाप बैठ जा, ज्यादा बक बक करेगा तो फांसी लगा लूंगी और फिर तुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। देखना फिर तेरा क्या होगा। बहू की बात सुनकर हरिशंकर जी डर गए और खामोश होकर बैठ गए। ऐसा अक्सर होता था कि रीना सुबह सुबह ही हरिशंकर जी को सुनाने लग जाती थी। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, मुझे दस्त लग रहे थे और मैंने बहू को पानी उबालकर नमक चीनी का पानी बनाने के लिए कह दिया था, जिस पर बहू भड़क गई थी और मुझे फांसी लगाने की धमकी दे रही थी। बहू आए दिन मुझे यह धमकी देती रहती है, जिससे मुझे बहुत डर लग जाता है और मैं उससे कुछ भी नहीं कहता हूँ। हरिशंकर बाबू, ओ हरिशंकर बाबू, अरे कैसी तबीयत हो रही है? कौन? अच्छा दिनेश तू है? क्या बताऊं दिनेश भाई, आज हिम्मत जवाब दे गई। सुबह से दस्तों की शिकायत हो रही है। शौचालय जाते जाते पैर टूट गए मेरे तो। हरिशंकर बाबू, ऐसा क्या खा लिया था रात में जो इतने दस्त लग गए? क्या बताऊं दिनेश भाई, कल से पेट में खराबी हो रही थी। मैंने अपने बेटे आरव को यूं कहा था कि लौकी ले आना, बहू उसका शोरवा बनाकर दे देगी, लेकिन यह अपनी पत्नी के कहने पर करेले उठा लाया और करेले चने की दाल के साथ बनवाए और मुझे भी वही खिलाए। एक तो मेरे दांत नहीं रहे, रोटी शोरवे से अच्छी तरह खाई जाती है, मुझसे करेले इतनी मुश्किल से खाए गए, लेकिन भूख इतनी थी क्या करता, मन मसोस कर वही खाने पड़े। उनको खाते ही मेरी हालत खराब हो गई थी। हे भगवान, इन बच्चों को कभी अक्ल नहीं आनी। मेरा बेटा आया हुआ था तो मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। दिनेश बाबू ने हरिशंकर जी की बात सुनकर कहा, हरिशंकर बाबू, तुम्हारी हालत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। चलो खड़े हो जाओ, थोड़ी सी हिम्मत करो, मैं ही तुम्हें डॉक्टर के ले चलता हूँ। हाँ दिनेश भाई, चलो तुम ही ले चलो। बेटे बहू के पास तो वक्त ही नहीं है, अब तो जान सी निकली जा रही है। पिछले महीने विनीता आई थी, वो देकर गई थी पैसे, उसी में से ले आता हूँ दवाई। हाँ ठीक है चलो। हरिशंकर बाबू बदहवास हालत में पड़े हुए थे तो उनके पास उनके पड़ोसी एवं घनिष्ठ मित्र दिनेश बाबू आए और उन्हें आवाज़ लगाकर उठाया तो उन्होंने उनको अपनी आप बीती सुनाई तो दिनेश बाबू उन्हें डॉक्टर के लेकर जा रहे थे। हरिशंकर बाबू धीरे धीरे खाट से उतरे और अलमारी में से पैसे लिए और दिनेश बाबू के साथ चल पड़े। कमरे से बाहर निकलने पर हरिशंकर बाबू की बहू रीना ने उन्हें देखा तो नाक मुंह बन गए। बोली, कहाँ जाने की तैयारी है? किस तरफ चल दिए दोनों? रीना की बात सुनकर दिनेश बाबू बोले, बहू तुम्हारे ससुर की बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर के लेकर जा रहा हूँ। रीना तिड़क कर बोलती है, ओहो हो, ये बात, अब पड़ोसी लेकर जाएंगे डॉक्टर के भी? घर के लोग तो मर गए हैं ना। हरिशंकर बाबू बोले, तो बहू तू ले चल फिर। रीना, नहीं नहीं, बस जाओ, तुम लोग ही जाओ, जहाँ जाना है जाओ, हो सके तो आना भी मत। हरिशंकर बाबू और दिनेश बाबू उसे देखते रहे, फिर चुपचाप चल पड़े। हरिशंकर बाबू जब यहाँ रहने आए थे तो उसके कुछ साल बाद ही दिनेश बाबू भी अपनी पोस्टिंग की वजह से वहाँ रहने आए थे। पड़ोसी होने के साथ साथ दोनों बहुत अच्छे मित्र भी बन चुके थे। हरिशंकर जी पहले गांव में रहा करते थे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई और उनके अच्छे भविष्य के लिए वो अपने माता पिता के साथ यहाँ शहर में आ बसे थे। हरिशंकर जी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे
तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गुजारा हो जाता था। शादी के बाद उनके यहाँ पहले 3 बेटियों ने जन्म लिया, विनीता, सुनीता और कविता। फिर एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम इन्होंने आरव रखा। आरव के जन्म के पश्चात ही उनकी पत्नी सुमित्रा की मृत्यु हो गई और वो हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। अपनी पत्नी की मौत पर हरिशंकर बाबू बहुत दुखी हुए। सुमित्रा, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं किसके सहारे रहूँगा? पूरी जिंदगी साथ निभाने का वादा कर यूं अचानक चली गई। अपनी पत्नी के मृत शरीर को देखकर हरिशंकर बाबू फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें यूं रोता देख उनकी माँ बोली, बेटा, होनी को कौन टाल सकता है? अब तू ही इस तरह टूट जाएगा तो इन बच्चों का क्या होगा? हरिशंकर बाबू अपने बच्चों को देख हिम्मत बांधी। दिन यूं ही बीतने लगे। उन्होंने अपने चारों बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से की। हरिशंकर बाबू अपने माता पिता से भी बहुत प्यार करते थे और अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे। दिन यूं ही बीतने लगे। तीनों बेटियों का विवाह हरिशंकर बाबू ने संपन्न परिवार में कर दिया। आरव भी विवाह के लायक हो चुका था। उसके शादी के रिश्ते भी आने लगे। आरव ने शादी करने से साफ मना कर दिया और आगे की पढ़ाई करने लगा। आरव पढ़ने में बचपन से ही बहुत होशियार था। पढ़ाई पूरी होने के 1 साल के अंदर ही उसकी सरकारी नौकरी भी लग गई। वो सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर काम करने लगा। आरव के पिता ने एक दिन आरव से कहा, बेटा, अब तो तुम्हारी नौकरी भी लग गई है, अब शादी कर लो और अपना घर बसाओ। एक रिश्ता आया हुआ है, अगर तुम कहो तो बात आगे बढ़े। अपने पिता की बात सुनकर आरव उन पर भड़कते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई पिताजी मेरे लिए रिश्ता ढूंढने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी करूंगा? मैंने अपने लिए लड़की देख रखी है, वो मेरे ऑफिस में ही काम करती है और मैं उसी से शादी करूंगा। अपने बेटे की बात सुनकर हरिशंकर बाबू चौंक जाते हैं। क्या उनका अब इतना भी हक नहीं कि वो अपने बेटे के लिए रिश्ता देख सके? और वो अपने कमरे में चले जाते हैं। सरकारी नौकरी लगते ही आरव के रंग ढंग बदल गए थे। वो अब अपने पिता को कुछ नहीं समझता था। हमेशा यही बोलता कि आखिर आपने मेरे लिए किया ही क्या है, हर चीज़ के लिए तरसाया है। आरव की शादी उसकी पसंद की लड़की से करा दी और रीना इस घर की बहू बनकर आ गई। आरव पूरी तरह से रीना के पल्लू से बंध चुका था। घर में जैसा वो कहती वैसा ही करता था, जो रीना चाहती वही होता। रीना दिन को रात कहती तो आरव रात ही कहता, लेकिन अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनता था। अपनी पत्नी के सामने ही अपने पिता की बेइज्जती करता रहता, जिसकी वजह से रीना ने भी अपने ससुर की इज्जत करना बंद कर दिया था। एक दिन हरिशंकर जी ने बोला, बहू मेरे लिए चाय बना दे। तो रीना ने ये बोलकर मना कर दिया कि मेरे पास फालतू का समय नहीं है जो पूरे दिन चाय बनाकर देती रहूं। काम धाम तो कुछ करते नहीं हैं, बस पूरे दिन खाने को मांगते रहते हैं। पहले तो आरव ही अपने पिता को उल्टा सीधा बोलता था, लेकिन अब तो रीना ने भी बोलना शुरू कर दिया था। रीना अपने ससुर को कुछ नहीं समझती थी। हरिशंकर बाबू खाने को कुछ मांगते तो 70 भाषण सुना दिए जाते थे। वो बोलते कि मुझसे सूखी सब्जी नहीं खाई जाती, तरी वाली चीजें बना दिया कर, तो जानबूझकर सूखी सब्जी ही बनाती। फिर हरिशंकर बाबू को लाकर खिला दिया करती थी। कल रात भी सूखी करेले चने की दाल की सब्जी खिलाकर ससुर को बीमार कर दिया और अब डॉक्टर के जाने पर भी 100 सुना डाली। कुछ समय पश्चात दोनों बूढ़े डॉक्टर से वापस आते हैं तो उन्हें देखकर रीना ने फिर से बड़बड़ करना शुरू कर दिया। उनके हाथ में फलों की थैली देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं।
कहती है कि यह फल किसके पैसों के आए हैं, किससे लिए थे पैसे या घर में चुराए हैं। दिनेश जी हैरान होकर कहते हैं, बहू कैसी बातें कर रही हो, हरिशंकर बाबू तो अपने पैसे लेकर गए थे, इनकी बेटी विनीता ने दिए थे इन्हें। रीना तिड़क कर बोली, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हम तो पैसे देते ही नहीं हैं बाबूजी को। आप हमारे घर में आकर आग मत लगाया करो, अपना घर तो संभलता नहीं है और दूसरों के घरों में झांकते फिरते रहते हैं। रीना के ऐसे शब्द सुनकर दोनों स्तंभ रह गए। दिनेश जी ने हरिशंकर बाबू की तरफ देखा तो हरिशंकर बाबू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने दिनेश जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई तुम आराम से घर जाओ, कल आकर मेरा हाल चाल ले जाना। दिनेश जी चुपचाप चले जाते हैं। हरिशंकर बाबू कुछ कहने सुनने की हालत में नहीं थे, उनकी जान निकली जा रही थी। वह आकर अपनी खाट पर लेट गए। थोड़ी देर बाद फल खाने लगे तो आरव के दोनों बच्चे आ गए। आरव के 2 बच्चे थे, एक बेटा 5 साल का और एक बेटी 2 साल की। दादाजी क्या खा रहे हो? हम भी खाएंगे। हाँ मेरे बच्चों खा लो। और अपने हाथों से दोनों बच्चों को खिलाते रहे और खुद के हिस्से में थोड़ा सा ही आया। बच्चे खाने के बाद बाहर भाग गए। हरिशंकर बाबूजी ने फिर दवाई खाई और शुक्र अदा किया और लेट गए। दवाई कुछ असर करती इससे पहले ही पेट में गुड़गुड़ मच गई। हरिशंकर बाबू जल्दी खड़े हुए, लेकिन बूढ़ी हड्डियों में वो बात थोड़ी थी कि दौड़ शौचालय पहुंच जाते। लाख कोशिश करने पर भी जब नहीं पहुंच पाए और दस्त भी रुकने वाली चीज नहीं है, तो उनके शौचालय जाने से पहले कमरे में ही उनके दस्त निकल गए। बुढ़ापा दूसरों का मोहताज हो जाता है, बेबस लाचारी का मारा हो जाता है। हरिशंकर बाबू सहम गए, उन्हें समझ नहीं आया क्या करूं। वह बेचारे धीरे धीरे चलकर शौचालय पहुंचे और पहले खुद को अच्छे से धोया, कपड़े बदले। अत्यधिक चक्कर आ रहे थे, कमजोरी भी अधिक आ चुकी थी। शौचालय में ही गिरने से बाल बचे थे, लेकिन बहू के डर से साहस जुटाना पड़ रहा था। बाथरूम में पानी भरने लग रहे थे, तभी बहू अपने कमरे से निकल आई। उसे दुर्गंध आई तो इधर उधर देखा, उसे कुछ नजर नहीं आया। वह अपनी नाक पकड़े असमंजस में पड़ गई। आखिर हुआ क्या है? उसने कमरे में जाकर देखा, आंखें फटी रह गईं और उल्टी का मुंह बनाकर बाहर भाग आई और आंगन में आकर कोहराम मचा दिया। हे राम, यह क्या अनर्थ कर दिया इस बुढ़े ने। इसने तो पूरा घर दूषित कर दिया। मैं कहाँ जाऊं राम जी, इस बुढ़े को उठा ले। इसने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया इस घर में। बेचारे हरिशंकर बाबू पानी भर कर लाए और सारा घर धोने में लग गए। गिरते पड़ते घर धोए जा रहे थे और रीना के अपशब्दों का वार उनके हृदय पर लगातार वार किए जा रहा था। बुढ़े, तूने मेरा सारा घर दूषित कर डाला, तूने कमरे को ही शौचालय बना डाला। इतना खाया कि पेट में समा न सका। थैली भर कर लाया था, पूरा खा लिया होगा। हरिशंकर बाबू पहले ही बहुत शर्मिंदा थे अपनी इस लाचारी बेबसी पर। ऊपर से रीना तानों के बाण चलाए जा रही थी। हरिशंकर बाबू अपने शरीर की पीड़ा और हृदय की पीड़ा का जख्म एक साथ लिए घर धोने में लगे रहे और आंखों से आंसू बहाते रहे। उनकी आंखों से आज आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बच्चों ने भी आकर छी छी बदबू करना शुरू कर दिया। इतने में आरव भी आ गया। उसने तो अपने पिता को अपनी पत्नी से भी अधिक जलील करना शुरू कर दिया। पिताजी, कम से कम अपने बुढ़ापे की ही लाज रख लेते। आप तो इस उम्र में छोटे बच्चों की तरह करते फिर रहे हो। मुझे तो बोलने में भी घिन आ रही है। इतना खाते ही क्यों हो?
आरव को जरा भी दया न आई अपने बूढ़े बेबस पिता पर। दोनों सुनाकर अपने बच्चों को कमरे में लेकर चलते बने। हरिशंकर बाबू ने सारा घर धोकर धूप बत्ती लगाई, फिर अपने कपड़े धोए और नहाने चले गए। बाथरूम में बैठकर वह बहुत रोए। हे भगवान, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? यह बुढ़ापा मेरी जान का दुश्मन बन गया है। मेरी रात से तबीयत खराब है, पूछने वाला भी कोई नहीं। बेख्याली मजबूरी में मुझसे जाया नहीं गया शौचालय, और इन लोगों ने मुझे इतना जलील कर दिया कि मुझे खुद से भी घृणा आ रही है। वह रोते रहे और नहाते रहे। नहाकर अपने कमरे में चले गए। यह मेरी औलाद है जिसके मैंने सूसू पोटी सब साफ किया। आज इन्हें मुझसे घृणा आ रही है। मैं सब साफ कर तो रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे मेरी नज़रों में ही गिरा दिया, मानो मैंने कई खून एक साथ कर डाले हों। सोचते रहे। फिर थोड़ा सा केला रखा था, वो खाया, फिर दवाई खाई और सो गए। सुबह उठे तो तबीयत कुछ बेहतर मालूम हुई। तभी बेटा और बहू आए। मेरे बेटे ने कहा, ओ बुड्ढे, अपना इंतजाम कहीं और कर ले। अब इस घर में हम तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उन दोनों के मुंह को हैरान होकर देख रहा था। यह मेरा सगा बेटा और मेरी बहू ही है ना, जो मुझे ऐसी बात कह रहे हैं। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी बहू बोल पड़ी, बाबूजी, आपने सुन लिया है ना कि आपके बेटे क्या कह रहे हैं। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। कहीं वृद्ध आश्रम में चले जाओ। हमारे से अब नहीं बर्दाश्त होती तुम्हारी हरकतें। अपनी मर्जी चले जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी इस घर से। मैं अपने कमरे में गया और अपना थोड़ा सा सामान लिया और अपने मित्र दिनेश जी के घर जा पहुंचा और उसे अपने साथ लेकर वकील के पास पहुंच गया और अपने बेटे बहू के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। मामला न्यायालय पहुंचा और बेटे और बहू को कोर्ट का नोटिस मिल गया। कोर्ट में सुनवाई हुई तो हरिशंकर बाबू ने अपने ऊपर होने वाले सभी अत्याचार जज को बता दिए और अपना रुद्र रूप बेटा बहू को दिखाया। अपने पिता का ऐसा रुद्र रूप देखकर बेटे बहू के तो तोते उड़ गए। उन्हें काटो तो खून नहीं। हरिशंकर बाबू ने कहा, मेरे बेटे बहू मेरे घर पर कब्जा जमाए बैठे हैं, मुझे खाने को नहीं देते और बहू मुझे फांसी लगाने की धमकी देती है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। दोनों बेटा बहू कहते हैं कि वृद्ध आश्रम में जाकर रहो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा बेटा 80,000 रुपये महीना कमाता है। वह मैंने अपनी मेहनत से खून पसीने की कमाई से बनाया था। उस घर पर मेरे बेटे का कोई अधिकार नहीं है, उस घर पर मेरा अधिकार है। बहू बोली कि वो घर हमारा है, हम उस घर के इकलौते हकदार हैं और वह पूरा का पूरा हमें ही मिलना चाहिए। हमने अपने ससुर की बहुत सेवा की है। मेरे ससुर की कुछ दिन से दिमागी हालत ठीक नहीं है। जज साहब बोले कि तुम्हारा घर कैसे हुआ? फाइल में तो इनकी 3 बेटियों का भी उल्लेख है। जज साहब ने दोनों की बोलती बंद कर दी और जल्द से जल्द घर खाली करने के आदेश दे डाले। घर खाली होने लगा तो आरव और रीना एसडीएम से गुहार लगाने पहुंचे और वहां जाकर हाथ पैर जोड़ने लगे और कहने लगे कि कृपा करके हमें कुछ महीने का समय दे दीजिए, हमारे बच्चों के पेपर्स हैं, उसके बाद घर खाली कर देंगे। एसडीएम ने उनकी गुहार सुनकर 2 महीने का समय दे दिया। 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक बेटे बहू ने घर खाली नहीं किया था। हरिशंकर बाबू ने ऊपर की अदालत में केस दायर किया और केस की फिर से सुनवाई हुई, लेकिन एसडीएम की इस तरह की कार्रवाई करने पर भी एसडीएम को फटकार पड़ी। बहू ने फिर से अदालत में कहा कि हमें घर ऊपर बनाने का हक दिलवा दीजिए, हम कहाँ जाएंगे तब? जज साहब ने सामने
रोने से कहा कि 80,000 रुपये महीना कमाते हो तो तुम कहीं भी रह सकते हो। घर के मालिक तुम्हारे पिता हैं। अगर वह तुम्हें इस घर में नहीं रखना चाहते तो तुम्हें उस घर में रहने का कोई हक नहीं है। वह तुम्हारे पिता की प्रॉपर्टी है। वह चाहे किसी को भी रख सकते हैं और किसी को भी अपना वारिस बना सकते हैं। उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। जज साहब का फैसला सुनकर बेटे बहू के होश उड़ जाते हैं और उनकी सारी चालाकियां धरी की धरी रह जाती हैं। फिर तुरंत घर खाली करने की कार्यवाही शुरू हो गई। हरिशंकर बाबू अपने मित्र दिनेश जी के घर रहते थे। उन्होंने साफ बोल दिया था कि मैं आरव और रीना की सूरत नहीं देखूंगा और जब तक उन्हें अपने घर से ना निकाल दूं, अपने घर की भी सूरत नहीं देखूंगा। बेटे बहू दिनेश जी के घर ही आ धमके और तीनों बहनों को भी आरव ने फोन करके बुला लिया। एक ही भाई था तो तीनों बहनों का लाडला था। जब उन्हें पता चला उनके पिता ने ऐसा केस किया है तो भागकर आ खड़ी हुई। आरव पहले अच्छा बेटा और अच्छा भाई था, लेकिन नौकरी लगने के बाद उसमें घमंड आ गया। रही सही कसर रीना ने पूरी कर दी। रीना ने बाप और बहनों के खिलाफ उसे पट्टी पढ़ाकर बुरा बना डाला था, लेकिन तीनों बहनें अब भी अपने भाई भाभी के इस व्यवहार से अनजान थी। कभी कभी साल भर में आती थी, अपने बच्चों की पढ़ाई में पागल रहती थी। जब आई तो पिता को बोला कि पापा तुम यह क्या कर रहे हो भाई के साथ, सोचा तो होता। तो हरिशंकर बाबू को गुस्सा आ गया। कहने लगे कि आ गई होश तुम्हें भी अब अपने भाई की, अपने पिता की तो कभी होश न आई तुम्हें और भाई की हिमायती बनकर चली आई। तुम तो अपने अपने घरों में व्यस्त हो। तुम्हें क्या मालूम कि मुझ बूढ़े पर क्या गुजर रही है, कैसे अपनी सांसें पूरी कर रहा हूँ इन पापी नीच औलादों के साथ। मेरा घर है, मेरी मर्जी। अब किसी के बाप भी आ जाए तो ना मानूं, बिगाड़ कर दिखाए कोई मेरा कुछ। जीना हराम करके रख दिया बुढ़ापे में मेरा, अब जीना हराम तो मैं करूँगा इनका। आरव और रीना रोने लगे। बाबूजी हम कहाँ जाएंगे, ऐसे सब कुछ अचानक छोड़कर मेरी तरफ से कुएं में जा गिरो, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा अब मुझे। तीनों बेटियां भी चुपचाप सुनती रहीं और अपने पिता का ऐसा रूप देखकर डर गई। बोली, भाई जा कर ले अपना इंतजाम, जाकर कहीं। पापा नहीं मानने वाले। आरव तीनों बहनों के आगे हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन वे भी अपने हाथ खड़ा कर देती हैं। फिर दोनों अपने बच्चों को लेकर घर से अपना सामान ले जाते हैं। तीनों बेटियां और दिनेश जी हरिशंकर बाबू को उनके घर लेकर जाते हैं। हरिशंकर बाबू रोने लगते हैं। तीनों बेटियां कहती हैं, पापा अब रोने के दिन गए तुम्हारे, अब तो हंसने के दिन है। और फिर सब के सब हंसने लगते हैं। अगले दिन बेटियां भी चली जाती हैं। हरिशंकर बाबू अपने घर में आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे और दिनेश जी भी आकर बहुत देर तक उनके पास बैठे रहते। घर का काम करने के लिए हरिशंकर बाबू ने एक काम वाली रख ली जो घर का काम कर जाती और खाना बना जाती थी। जब छोटे बच्चे होते हैं तो घर में उनकी किलकारियों की आवाज़ गूंजती है और माँ बाप उनके लिए पागल हुए फिरते हैं। जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे माँ बाप की जबान पर ताला लगवा देते हैं। लेकिन जब एक बाप पूरी जिंदगी कमाकर अपने बच्चों को पाल सकता है तो वो बाप क्या नहीं कर सकता। इसलिए सच्ची घटना पर आधारित इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि अपने पिता से कभी पंगा नहीं लेना। उन्हें वही प्यार मान सम्मान दे जो वह तुम्हें बचपन में देते हैं, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्या हरिशंकर बाबू ने सही फैसला लिया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।